हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको नर्सिंग इंडिया 02 के क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण। नेशनल नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ने वाले, यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी पढ़ने वाले। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण हमारे भारत में कब लागू हुआ था और कब पूरा देश, पूरा यूनिवर्सल में कब कब इसको बदला गया था। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को वर्ष 1975 में अपनाया गया था। राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को कब अपनाया गया था? 1975 में अपनाया गया था, जिसका शुभारंभ EPI यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को क्या किया गया था? द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को वर्ष 1975 में अपनाया गया था और 1975 में अपनाने के बाद में क्या किया गया था? EPI के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी। और जब इसकी शुरुआत की गई तो फिर क्या हुआ? फिर जिसे 1985 में, कितने में? 1985 में जिसे बदलकर UIP यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत तब्दील कर दिया गया। ठीक है, यानी कि बदल दिया गया और तब से यही है। अगर क्वेश्चन में आ जाए आपका कि यूनिवर्सल टीकाकरण कब लागू हुआ था या कब आया था, तो 1985 में। 1995 मत कर देना, 1995 है पल्स पोलियो अभियान। अगर पल्स पोलियो अभियान आए तो आपको 1995 करनी है। तो टीकाकरण आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण एक सारणी है अपने आप में। बिना टीकाकरण के जो गर्भवती महिला हैं, उनके बच्चे हैं, गर्भवती महिला खुद भी, उनका सुरक्षित एवं उसके बच्चों का सुरक्षित रहना पॉसिबल नहीं है। तो टीकाकरण हम क्यों करते हैं? पहली बात, टीकाकरण हम सबसे पहली बात टीकाकरण हम क्यों करते हैं? टीकाकरण करने का यह तात्पर्य है कि जो हमारे माता और शिशु हैं, गर्भ में जो पल रहे हैं शिशु हो, उसको सुरक्षित क्या कराना? जन्म दिलवाना, हेल्दी शिशु डिलीवर करवाना। इसीलिए हम क्या करते हैं? उसको टीका लगाते हैं महीने महीने। आपने देखा होगा, आज दो महीना का लग गया, कल 3वां का लग गया, कल 5वां का लग गया, ऐसे करके लगाते हैं टीका। तो उसको इसीलिए टीका लगाते हैं ताकि माता तथा शिशु सुरक्षित रहे। तो आइए देखते हैं कि कैसे करके क्या टीका लगता है, कौन से मंथ में कौन सा टीका लगता है और क्या बोलते हैं किस जगह पे लगता है, उसका रूट भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक सारणी बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, जन्म से ही टीका लगना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। जन्म से ही टीका लगना शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं जन्म के समय कौन कौन सी टीका लगती है। जन्म के समय जन्म के समय शिशु को कौन सी टीका लगती है? सबसे पहले नंबर 1 में बात करें तो सबसे पहले लगती है BCG, जिसका BCG टीका लगती है। BCG टीका कहाँ पे लगती है? हमारी ID लगती है। रूट की बात करें, अगर रूट की बात करें ID यानी कि इंट्राडर्मल लगती है, यानी कि स्किन में लगती है, स्किन में। ठीक है, क्या बोलते हैं, मांस में नहीं लगता, स्किन में लगती है ID का मतलब। और कितने डिग्री पे लगती है? 15 डिग्री एंगल पे लगती है। कितनी डिग्री एंगल पे लगती है? 15 डिग्री एंगल पे लगती है ID टीका। ठीक है, कितने लगती है? और रूट के बाद में अगर डोज की बात करें तो डोज कितनी लगती है?
0.05 ml। कितनी लगती है? 0.05 ml लगती है डोज। कितनी? बीसीजी। बीसीजी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बेसिलस क्लाइमेट ड्यूरिंग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे बीसीजी के बाद जन्म के समय और कौन कौन सा टीका लगती है, इसको मैं मिटा देती हूँ। बीसीजी के बाद में लगती है हेपेटाइटिस बी। कौन सी लगती है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। अच्छा, मैं एक चीज और बताना आपको भूल गई, सॉरी। जो बीसीजी का टीका है, बीसीजी का टीका क्यों लगाते हैं बच्चों को? बीसीजी का टीका लगाते हैं क्षय रोग से बचाव हेतु। क्षय रोग बोले तो टीबी से बचाव के लिए। कितने? 0 से लेके 14 वर्ष तक, 0 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु को बच्चों को टीबी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको बीसीजी का टीका लगा हुआ है। अब बीसीजी का टीका नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा? टीबी होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसीलिए बच्चों को जन्म लेते ही 24 घंटा के अंदर क्या करते हैं? बीसीजी का टीका लगवा देते हैं। इसके बाद हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की बी कितना लगाते हैं? बी 0. सॉरी, रूट की बात करें पहले। रूट की बात करें तो रूट कौन सी होती है हेपेटाइटिस बी का? हेपेटाइटिस बी का रूट होती है आयम। कौन सी होती है? आयम। आयम की बात करें, आयम किसको बोलते हैं? आपके लिए नया शब्द होगा। आयम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर को। किसको बोलते हैं? आयम। आयम बोलते हैं इंट्रा हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो, क्योंकि हम कोई टीचर नहीं है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मेरी बस इतनी सी प्रयास है कि आप लोगों की थोड़ा हेल्प हो जाए और मेरी थोड़ा नॉलेज इंक्रीज हो जाए, इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। तो आयम लगाते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका का कैसे लगाते हैं? आयम लगाते हैं। आयम मतलब कैसे बात करें? आयम यानी कि इंट्रामस्कुलर, मसल्स वाले एरिया पे लगाएंगे। जहाँ पे ज्यादा मसल्स होगा वहां पे हम लगाएंगे, कम वाले मसल्स पे नहीं लगाएंगे। यहाँ भी आयम लगता है, यहाँ भी आयम लगता है सीधा। आयम कितने डिग्री पे लगता है? आयम कितने डिग्री पे लगता है? तो 90 डिग्री पे लगता है। आयम कितने डिग्री पे? 90। ऐसे ऐसे आपने सुइया लिया, ठीक है, ऐसे आपने सुई पकड़ा, सुई पकड़ने के बाद ऐसे आपने सीधा उसको ऐसे लगाया, ठीक है। अगर आप हाथ पे लगा रहे हैं, अपर आर्म में लगा रहे हैं, तो आप उसको इस तरह से लगाएंगे। और अगर आप उसको बैक पे लगा रहे हैं तो बैक पे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे नापेंगे, और नापने के बाद में उसको ऐसे सीधा, इसे सीधा आप एक लगाएंगे, तब होगा 90 डिग्री पे। ऐसे करोगे तो वो हो जाएगा 45 डिग्री पे। ऐसे 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 लगाओगे, ऐसे लगाओगे तो वो हो जाएगा 15 डिग्री पे, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे लगाओगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री पे, ठीक है। इस तरह करके इंजेक्शन लगता है। तो इसका डोज कितना लगता है? डोज की बात करें तो 0.5 ml। हेपेटाइटिस बी का डोज कितना लगती है? 0.5 ml। रूट क्या है? आयन, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? ताकि बच्चों को हेपेटाइटिस बी ना हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के बाद क्या करेंगे? ओपीवी। क्या देते हैं हम जन्म के बाद ही तुरंत? क्या देते हैं? अगर, हाँ, एक चीज और बताना था। अगर मान लो जन्म के तुरंत बाद अगर बच्चों को, सॉरी, जो भी बच्चा जन्म लिया है, जन्म के तुरंत बाद अगर बीसीजी का टीका नहीं लगा है तो उसको 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका आप लगा सकते हैं। बीसीजी का टीका लगा सकते हैं 15 डिग्री पे। कितना लगा सकते हैं? तब कितना लगेगा? 0.5 ml। तब कितना लगेगा? सॉरी, 0.5 ml नहीं लगेगा, 1 ml लगेगा। कब? जब आप 24 घंटे के अंदर अगर लगा रहे हैं तब तो 0.5 ml लगेगा। तब कितना लगेगा?
0.5 ml लगेगा, ठीक है। लेकिन आप इसी टीके को अगर 1 महीना के बाद लगा रहे हैं, 1 महीना के बाद, 1 महीना के बाद, तो 1 ml हो जाएगा। इसकी डोज कितनी हो जाएगी? 1 ml हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद और कौन सा लगाते हैं? और लगाते हैं ओपीवी। क्या लगाते हैं? ओपीवी। ओपीवी मार्क कौन सा रहता है? रूट की बात करें तो ओरल रहता है। कौन सा रहता है? ओरल रहता है, ठीक है। और डोज कितना रहता है? 2 बूंद जिंदगी की। सुना है आप लोगों ने ये कहानी? 2 बूंद जिंदगी की, यही है वो 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। क्या है? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ये इसका फुल फॉर्म है, ओरल पोलियो वैक्सीन। उसको कैसे लगाते हैं? ओरल लगाते हैं। ओरल यानी कि मुंह में क्या करते हैं? 2 बूंद डालते हैं। किसका? ओपीवी का, ओरल पोलियो वैक्सीन का, ठीक है। ये तो लगाते हैं कितना? ये कब लगाते हैं? ये सारी टीका लगाते हैं जन्म के समय। इसका आप एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कब लगाएंगे? 6 वीक में लगाएंगे। फिर कब लगाएंगे? 6 वीक में लगाएंगे। तो 6 वीक में क्या लगाएंगे? वही ओपीवी का फर्स्ट डोज। ओपीवी का सॉरी, जो हमने पीछे जो ओपीवी का क्या बोलते हैं डोज पढ़ा था ना, वो 0 डोज था, वो मैं मेंशन करना भूल गई थी। ओपीवी का 0 डोज। कितना डोज था? 0 डोज था, ठीक है। 0 डोज में ही उसको कितना पिलाया गया था? 2 बूंद पिलाया गया था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओपीवी का फर्स्ट डोज। कौन सा वीक है? छठा वीक में क्या करेंगे? छठा वीक कौन सा होता है? 1.5 महीने में। जब 1.5 महीने में बच्चों का अगर फिर से टीका लगेगा, एक बार तो लग गया जन्म के समय, लेकिन 1.5 महीने में जब फिर से टीका लगेगा तो कौन कौन सा टीका लगेगा? नंबर 1 ओपीवी का, ओपीवी फर्स्ट। क्या लगेगा? ओपीवी फर्स्ट लगेगा। रूट कौन सा होगा? रूट आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। रूट कौन सा होगा? ओरल होगा। रूट कौन सा होगा? ओरल होगा। यहाँ पे डोज लिख देती हूँ मैं। डोज कितना होगा? वही होगा 2 बूंद। कितना होगा? 2 बूंद होगा, ठीक है। इसके बाद बात करें, इसके बाद सेकंड में लगेगा पेंटा। सेकंड क्या लगेगा? पेंटा फर्स्ट लगेगा। क्या लगेगा? पेंटा फर्स्ट लगेगा। रूट क्या होगा? रूट होगा आयम। रूट क्या होगा? आयम। डोज क्या होगा? वही 0.5 ml। कितना? 0.5 ml। इसको हम पेंटा नाम क्यों दिए हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है। पेंटा नाम इसलिए दिए हैं, इसमें क्या है? इसमें हेपेटाइटिस बी, HIV और इसके बाद में DPT। इसके बाद में क्या है? DPT है। इसके बाद में क्या है? DPT है। DPT आप एक मत समझिएगा, ये 3 है, डिप्थीरिया, परटूटिस और टेटनस है। ये टेटनस है, ये परटूटिस है, ये डिप्थीरिया है, ये HIV है, ठीक है। HIV और एक हेपेटाइटिस बी, ये तीनों को मिला के पेंटा बनता है। ये 3 और ये 2 मिला के क्या हो जाएगा? पेंटा बन जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेंटा फर्स्ट बोलते हैं। इतना समझ में आया?
पेंटा फर्स्ट बोलते हैं। पेंटा फर्स्ट कौन से मार्क से लगेगा? आयम लगेगा, आयम लगेगा वही वाला 90 डिग्री। कौन कितना डिग्री? 90 डिग्री, 90 डिग्री पे लगेगा। और डोज कितना होगा? 0.5 ml होगा। कितना होगा डोज? 0.5 ml होगा। आप देखते हैं, चलते हैं तीसरे नंबर पे और कौन सा लगेगा 1.5 महीने में। तीसरे नंबर पे और कौन सा लगेगा भाई? तीसरे नंबर पे लगेगा, तीसरे नंबर पे वही डिप्थीरिया, HIV और HEB, सॉरी हेपेटाइटिस बी। डिप्थीरिया, HIV, एक तो लगी, पेंटा फर्स्ट लग गई, ठीक है। पेंटा फर्स्ट लगने के बाद में DPT, फिर दोबारा DPT, DPT नहीं, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बाद में HIV, इसके बाद में हेपेटाइटिस बी। इसका डोज क्या है? इसका सॉरी डोज बोल रहे हैं, इसकी रूट क्या है? तो इसकी रूट आयम है। इसकी रूट क्या है? आयम है। इसकी रूट क्या है? आयम है। और आयम के बाद में इसकी डोज क्या होती है? 0.5 ml। सिर्फ एक जो जब हम BCG का जब हम पढ़ेंगे ना, जब BCG का पढ़ रहे हैं तो BCG का 0.05 ml आएगा। और अगर 24 घंटे के अंदर लगा रहे हैं तो 0.5 ml आएगा। अगर 1 महीना के बाद या फिर 1 महीना के अंदर या 1 महीना के बाद आप लगा रहे हैं तो 1 ml आएगा। अब बाकी जितना भी आपका डोज रहेगा तो लगभग 0.5 ml ही रहता है। और पोलियो की बात करें, पल्स पोलियो, वो क्या रहता है? OPV की बात करें तो ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें तो वो 2 बूंद ही रहता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सॉरी, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। 0.5 ml, 0.5 ml, 2 बूंद, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 2.5 महीने में। कितने में? 2.5 महीने में। 2.5 महीने में कौन कौन सा टीका लगता है? कौन से महीने में? 2.5 महीने में कौन कौन सा टीका लगता है? इसमें लगता है OPV सेकेंड, रूट ओरल डोज, 2 बूंद। इसमें क्या लगा? 2.5 महीने में क्या लगा? 1.5 महीने में लग गया था OPV फर्स्ट लग गया था, जन्म के समय 0 डोज लगा था, ठीक है। और 2.5 महीने में कौन सा लगा OPV का? OPV सेकेंड लग गया। रूट कौन सा? ओरल है, यानी कि मुंह द्वारा। यहाँ पे लिख देती हूं मैं, मुंह द्वारा, ठीक है। और डोज की बात करें तो डोज कौन सा है? 2 बूंद। कितने बूंद? 2 बूंद, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगेगा? इसके बाद लगेगा पेंटा सेकेंड। पेंटा फर्स्ट लग गया, अब लगेगा पेंटा सेकेंड। सेकेंड नंबर पे क्या लगेगा? पेंटा सेकेंड। पेंटा सेकेंड की बात करें तो वही रूट वही रहेगा, रूट नहीं बदलेगा। डोज बढ़ जाएगा, डोज कम हो जाएगा, लेकिन रूट नहीं बदलेगा, ठीक है। रूट क्या रहेगा? वही आयम रहेगा, ठीक है। डोज क्या रहेगा? वही कितना रहेगा? 0.5 ml, 0.5 ml। आयम में कितने डिग्री? 90 डिग्री। ये हमेशा याद रखिएगा। मैं एक चीज अभी बता देती हूँ, साथ के साथ बताती चलती हूँ। अगर आया ID आया
तो 15 डिग्री। अगर आया SC आया तो 45 डिग्री। IB आया 25 डिग्री। IM आया तो 90 डिग्री। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ID यानी कि इंट्राडर्मल आया तो 15 डिग्री। SC सबक्यूटेनियस आया 45 डिग्री। IB अगर इंट्रावेनस आया तो 25 डिग्री। IM इंट्रामस्कुलर आया तो 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे पढ़ेंगे 3.5 माह में, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप एक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साढ़े 3 माह में कौन कौन से टीका लगेगा? 3.5 माह में वही जो हमारा पहले से लगता आ रहा। OPV सेकंड लग गया तो OPV थर्ड लगेगा। क्या लगेगा? OPV थर्ड लगेगा। रूट कौन सा रहेगा? ओरल रहेगा। रूट ओरल रहेगा। डोज कितना होगा? 2 बूंद। कितना होगा ये? 3.5 महीने में कौन सा टीका लगेगा बच्चों को? फिर से OPV का थर्ड डोज लगेगा। कितने डोज लगेगा? OPV का सेकंड डोज, फर्स्ट डोज, 0 डोज तो लग चुका था। अब कितना लगना है? थर्ड डोज लगेगा। थर्ड डोज के बाद में रूट कौन सा? ओरल, यानी कि वही मुंह द्वारा दी जाने वाली खुराक। ठीक है, 2 बूंद। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा आता है? दूसरा कौन सा आएगा? पेंटा थर्ड आएगा। रूट उसका आयाम होगा 90 डिग्री। उसका क्या होगा? लगाने का रूट होगा। और कितना? 0.5 डिग्री। क्या सॉरी 0.5 ml क्या रहेगा? 0.5 ml क्या रहेगा? इसका डोज रहेगा। 0.5 ml इसका डोज रहेगा। परीक्षा में ऐसे ही सारणी बनाइएगा तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपने ये डोज यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ऐसे नहीं लिखना है, सीक्वेंस बाय लिखनी है। पहले क्या बनानी है? पहले बनानी है यहाँ पे लिखनी है टीका। ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे टीका लिखा जाएगा। टीका के बाद यहाँ पे रूट लिखा जाएगा। रूट के बाद अगर यहाँ पे आप पहले ऊपर ही माह लिख देते हो तो ठीक है। ठीक है, नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा माह कि कितने माह में लगा जा रहा है। सॉरी मैं चार्ट बना के बताती हूँ आपको। पहले लिखा जाएगा क्रम से संख्या। ठीक है, फर्स्ट। फिर लिखा जाएगा टीका। टीका के बाद लिखा जाएगा माह। माह के बाद लिखा जाएगा रूट यानी कि क्या क्या बोलते हैं रूट को हिंदी में? क्या बोलते हैं भाई? रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो जो भी बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। रूट मार्ग देने का मार्ग, दवाई देने का मार्ग। यहाँ पे मार्ग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे डोज लिख सकते हैं। डोज यानी कि खुराक। ऐसे अगर आप अपना चार्ट बनाए, ऐसे आप अगर मेंटेन किए और ऐसे यहाँ पे क्रम से 1 बीसीजी माह कितना? जन्म के समय ऐसे लिखे। यहाँ पे मार्क कितना? मार्क कौन सा? आईडी। डोज कितना? 0.05 ml। ऐसे अगर आप बनाए परीक्षा में, मैं तो आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ कि ऊपर ही मतलब उसका महीना या सप्ताह लिख के पढ़ा रही हूँ। अगर ऐसे चार्ट बना के पढ़ाऊंगी, बोर्ड छोटा है और फिर बार बार मुझे मिटाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस तरह पढ़ा रही हूँ। तो अगर इस तरह से आप चार्ट बना के अगर परीक्षा में टीकाकरण सारणी को दर्शाते हैं तो हमें नहीं लगता आपके मार्क्स को कोई काट पाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसको मैं मिटा देती हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप।
इसके बाद लगेगा तीसरे नंबर पे लगेगा, तीसरे नंबर पे आईपीवी फर्स्ट लगेगा। क्या लगेगा? आईपीवी फर्स्ट लगेगा। आईपीवी फर्स्ट कितने, उसका क्या डोज है, उसको कैसे लगाएंगे? आईएम लगाएंगे। आईपीवी को कैसे लगाएंगे? आईएम लगाएंगे। और कितना डोज रहेगा इसका? डोज कितना रहेगा? डोज इसका रहेगा वही कितना, 0.5 ml रहेगा। कितना रहेगा? 0.5 ml रहेगा। डोज लगभग सबका बराबर बराबर रहने वाला है। किसका बदलेगा? विटामिन का बदलेगा, ठीक है, विटामिन वगैरह का बदलेगा, बाकी इन सब का बराबर है। और पहले बीसीजी का आईपीवी का फुल फॉर्म ये होता है इंटरनल पोलियो वैक्सीन। क्या है? इंटरनल पोलियो वैक्सीन इसीलिए क्योंकि देखो मैं इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ। इंटरनल पोलियो वैक्सीन, ये इसका फुल फॉर्म है आईपीवी का। इसीलिए तो इंटरनल पोलियो वैक्सीन है, तभी तो आईएम लगा रहे हैं, नहीं तो उसको क्या करते हैं, 2 बूंद जिंदगी का मुंह में डाल देते। ठीक है, अब ये हम क्या किए, 3.5 महीने का पढ़े कि 3.5 महीने में कौन कौन सा डोज और कौन कौन सा खुराक दी जाती है। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं 9वें महीने में। ठीक है, अब चलते हैं 9वें महीने में। 9वें महीने में क्या क्या दिया जाएगा यहाँ पे, चलो मैं इस बार आपको चार्ट बना के दिखाती हूँ 1-2। ठीक है, इस बार मैं आपको चार्ट बना के दिखाती हूँ। सॉरी, क्रम से संख्या, इसके बाद थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ, जगह बच जाएगा। क्रम संख्या, टीका, टीका के बाद क्या, समय, टीका देने का समय कब दिया आपने। इसके बाद समय के बाद में बड़ा बड़ा लाइन बना लेती हूँ, समय तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। समय के बाद में मार्ग, मार्ग यानी कि रूट, इंग्लिश वालों के लिए, जीएनएम वालों के लिए टीका, इम्यूनाइजेशन, रूट, रूट के बाद में डोज, डोज यानी कि खुराक। इसको आप कर दो इस तरह से बन, सेम ऐसे ही बनानी है अपने परीक्षा में, इससे अलग नहीं बनानी है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 9 माह पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे क्रमशः संख्या में नंबर 1 लिखेंगे। इम्यूनाइजेशन में क्या लिखेंगे, विटामिन ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विटामिन ए लिखेंगे। और यहाँ पे समय क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे 9 माह। क्या लिखेंगे, 9 माह। समय क्या लिखेंगे, 9 माह। ठीक है, नहीं सॉरी, विटामिन के टीका 16 से 24 सप्ताह में यानी कि 1 से 2 वर्ष के समय में दी जाती है। और जो यहाँ पे जो दी जाएगी, यहाँ पे एमआर दी है, एमआर दी जाएगी, एमआर दी जाएगी। क्या दी जाएगी, यहाँ पे टीका का क्या नाम आएगा, एमआर फर्स्ट, एमआर फर्स्ट। एमआर का मतलब क्या होता है, मीजल्स रूबेला। क्या होता है, मीजल्स रूबेला। ये एक क्या है, जापानी बीमारी है। ठीक है, मीजल्स रूबेला, मीजल्स का तो इलाज है लेकिन रूबेले का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, मीजल्स अगर किसी महिला को अगर हो गया, गर्भवती महिला को, तो उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है 15-15 दिन का, या ऐसे ही कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो उससे उसका स्थिति को ठीक कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन जो हमारा ये क्या रूबेला है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, पहले से ही व्यवस्था करके रखते हैं। ये 9 माह में दी जाती है। कितने माह में दी जाती है, 9 माह में दी जाती है। और इसकी मार्ग क्या होता है, मैंने पहले बताया था आपको, SC यानी कि सबक्यूटेनस, सबक्यूटेनस। ठीक है, डोज क्या रहेगी, वही डोज रहेगी 0.5 ml।
0.5 ml। आप इसको क्या कीजिएगा, इसको बंद कीजिएगा ऐसे परीक्षा में, क्या कीजिएगा, बंद कीजिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे, नहीं सॉरी इसको बंद मत कीजिए आप, इसको इसीलिए क्योंकि आपको जब आप 9 माह का पूरा कर लीजिएगा तब जाके इसको बंद कीजिएगा, इसको बंद मत कीजिए। इसके बाद क्या करनी है आपको, एमआर। हाँ, एमआर के बाद में आती है विटामिन ए, जो मैंने पहले बताने की कोशिश कर रही थी, मुझे सेकंड टाइम में बताना था। विटामिन ए क्या है, विटामिन ए माह क्या है, 9 माह, क्या है, 9 माह है। अगर विटामिन ए अगर आप जन्म के समय दे रहे हैं तो आप क्या करोगे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दोगे। और अगर जन्म के समय आपने नहीं दिया है विटामिन ए की खुराक तो आप क्या करोगे, आप 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क की बात करें तो ये ओरल दी जाती है। कैसे दी जाती है, और कैप्सूल होता है। ठीक है, उसके अंदर 1 लाख या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, अगर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है 2 कैप्सूल दे दो। ठीक है, तो इस तरह 9 माह में क्या दी जाए विटामिन ए की कैप्सूल दी जाती, समय क्या होती है, 9 माह। कैसे दिए हमने, ओरल दिए, कितने दिए, 2 लाख या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिए, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिए, सॉरी 1 लाख आयु। आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। इसके बाद हम पढ़ेंगे 16 से 24 महीने, ये तो पूरा हो गया, इसको ऐसे आप कर दीजिए बंद, ऐसे इसको क्या कर दीजिए, बंद। ठीक है, अब 16 से 24 महीने में क्या दिया जाता है, पहले एमआर का फर्स्ट दिए थे, अब देंगे एमआर सेकेंड, क्या देंगे, फिर यहाँ पे तीसरे नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे डालिए एमआर सेकेंड। महीना कितना है, 16 से 24 माह, क्या है, 16 से 24 माह। मीजल्स रूबेला है, मीजल्स रूबेला का सेकंड डोज दे रहे हैं हम लोग। डोज क्या है, देने का मार्क क्या है एमआर का, वही जो हमने पहले यहाँ पे पढ़ा था, एससी सबक्यूटेनियस द्वारा देंगे। और इसका डोज क्या रहेगा, डोज वही रहेगा 0.5 ml। कितना रहेगा, 0.5 ml, 0.5 ml। अब पढ़ते हैं विटामिन ए, चौथा विटामिन ए। विटामिन ए का क्या है, महीना क्या है, इसका भी यही है महीना, यानी कि यहाँ लिख भी सकते हो आप और ऐसे भी कर सकते हो, 16 से 24 माह। ये इसका क्या है, ओरल। अब कितना देंगे इसको, अब इसको देंगे 2 लाख आयु, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। कैसे समझ में आई आपको, एक बार और समझाती हूँ मैं। मीजल्स रूबेला, एमआर का फर्स्ट डोज कौन से माह में लगती है, 9वें महीना में लगती है। कौन से रूट से लगती है, एससी यानी कि सबक्यूटेनियस रूट से लगती है। डोज कितनी होती है, 0.5 ml डोज होती है। इसके बाद विटामिन ए की बात करें तो 9वां महीना में लगती है। और मार्क कौन सा होता है, यानी कि रूट कौन सा होता है, तो ओरल रूट होता है। और खुराक कितने देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड बात करें, एमआर सेकेंड 16 से 24 महीने में। एससी मार्क होता है, 0.5 ml देते हैं। विटामिन ए। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई कि विटामिन ए की खुराक क्यों देना जरूरी होता है। चलो इसको तो हम समझ गए थे, मीजल्स है, रूबेला ये बीमारी है, बहुत खतरनाक जानलेवा बीमारी है। विटामिन ए इसलिए दिया जाता है क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या आ जाती है, अंधापन आ जाती है। क्या आ जाती है, अंधापन आ जाती है। इसलिए विटामिन ए की खुराक हमारे सरकार ने चलाई। 1976 में जब उन्होंने क्या सर्वे किया तो 1976 में बहुत सारे हमारे भारत में क्या अंधा व्यक्ति पाया गया।
ठीक है, जो मतलब आपने आंखों से बहुत ज्यादा ग्रस्त है, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इसके बाद 1900, इसीलिए तो 1985 में यूनिवर्सल क्या बोलते हैं टीकाकरण शेड्यूल कर दिया गया, नहीं तो क्यों करता, वो 1975 में चल ही रहा था, ठीक है, लेकिन 1985 में इसीलिए बदल कर उसमें क्या क्या शामिल कर दिया गया, विटामिन ए वगैरह भी शामिल कर दिया गया, ताकि जो हमारा क्या बोलते हैं ब्लैडनेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जो ब्लैडनेस है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम, आगे कौन से महीने का पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ेंगे। अभी तो हमने 9 महीने का बच्चों को पढ़ा और 16 से 24 महीने का बच्चों को पढ़ा, यानी कि 2 वर्ष का बच्चों को पढ़ा। अब मैं 5 से 6 वर्ष का बच्चों का पढ़ेंगे। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा मैं इसको मिटा रही हूँ। कितना, 5 से 6 वर्ष के लिए, 5 से 6 वर्ष के बच्चे, 5 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए, ठीक है। 5 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए क्या करेंगे, अगर क्या बोलते हैं, अगर बच्चा को 9 महीना में भी नहीं दिया उसको विटामिन ए, 16 से 24 में भी नहीं दिया, तो ठीक है, उसको क्या करेंगे, जो 5 से 6 वर्ष है ना, नोट ये मतलब स्पेशल के लिए है, जैसे जो टीकाकरण करते हैं उनके जानकारी के लिए है। आपको भी वैसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो जरूरी है नहीं एग्जाम में, ठीक है। अगर आपने 9 महीने में या 16 से 24 महीने में विटामिन ए की खुराक नहीं दी है, तो आप जब 5 से 6 वर्ष की हो जाएगा, लास्ट डोज होती है, तब आप क्या कर, लास्ट तो है नहीं है, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं विटामिन ए का खुराक दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आती है 5 से 6 वर्ष में और क्या है, 5 से 6 वर्ष में डीपीटी बूस्टर, डीपीटी डीपीटी बूस्टर रूट, डीपीटी बूस्टर। अब आप बोलेंगे कि डीपीटी बूस्टर क्या होता है, हमने डीपीटी पहले वहाँ पे क्या बोलते हैं, जब हमने जन्म के समय लगा रहे थे बच्चों को टीका, तब हमने पढ़ा था, ये वो फर्स्ट था, ये डीपीटी सेकंड है, और क्या है, बूस्टर डोज है, क्या है, बूस्टर डोज है। डीपीटी क्या है, सेकंड है ये, और बूस्टर डोज है। रूट क्या है इसका, आईएम है, रूट क्या है, आईएम है। इसका भी लगभग मेरे ख्याल से वही होगा 0.5 ml, कितना, 0.5 ml। डोज कितना है, 0.5 ml, कितना है, 0.5 ml। इसके बाद में क्या लगाएंगे, डीपीटी के बाद में लगाएंगे, डीपीटी बस इसमें 5 से 6 वर्ष की उम्र में डीपीटी ही लगाएंगे, डीपीटी का बूस्टर डोज सेकंड डोज लगेगा, ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं लगाएंगे। अरे वो नोट में मैंने बता दिया था कि अगर आप मतलब नहीं दिए हो तो विटामिन ए की खुराक यहाँ पे आप दे सकते हो, कितना, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हो आप, ठीक है। इतनी समझ में आई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिप्थीरिया, इसके बारे में मैंने बताया था या नहीं बताया था आपको, डिप्थीरिया परटूटिस टेटनस, क्या, डिप्थीरिया, मैं लिख देती हूँ, डिप्थीरिया परटूटिस टेटनस का बूस्टर डोज। जैसे हमने कोरोना काल में क्या लगाया, पहले पहला डोज लगाया, फिर सेकंड डोज लगाया, फिर थर्ड बार में क्या लगाया, हमने बूस्टर डोज लगाया, ठीक है। तो उसी तरह ये बूस्टर डोज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कितने साल के बच्चे के लिए पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे 10 साल के बच्चों के लिए, कितने साल के बच्चों के लिए, 10 साल के बच्चों के लिए। कितने साल के बच्चों के लिए पढ़ेंगे, 10 साल के बच्चों के लिए।
बच्चों के लिए पढ़ेंगे, 10 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ेंगे। 10 वर्ष के बच्चे के लिए क्या है, टीटी फर्स्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टीटी फर्स्ट लगाएंगे। सॉरी, नंबर 1 क्या लगाएंगे, टीटी फर्स्ट लगाएंगे बच्चों को। ठीक है, टीटी फर्स्ट लगाएंगे। और टीटी फर्स्ट में उसका मार्क क्या होगा, मार्क होगा आयम, सॉरी मार्क यानी कि रूट क्या होगा, आयम होगा। डोज कितना होगा, डोज होगा 0.5 ml। कितना होगा, 0.5 ml। अरे 0.5 ml होगा। टीटी आप बोलेंगे, टीटी क्या होता है भैया, ये टीटी तो हमने ट्रेन में देखा है, ट्रेन में सुना है। टीटी इधर होता है, इंजेक्शन की तरफ होता है, जब हमारा क्या बोलते हैं टीकाकरण होता है ना, उधर भी टीटी लगता है। टीटी का मतलब ये होता है टेटनस टॉक्साइड। क्या होता है, टेटनस टॉक्साइड। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टेटनस टॉक्साइड। क्या होती है, टेटनस टॉक्साइड। मार्क क्या होता है, आयम कितना डिग्री पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है। मस्कुलर में जो पीछे जो क्या बोलते हैं कुल्ले में लगाता है इंजेक्शन, वो कितने डिग्री पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है। जो इधर एक ऐसे लगता है, एक ऐसे लगता है। अगर ऐसे लग रहा है तो 90 डिग्री पे, अगर ऐसे लग रहा है तो 45 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। डोज कितना होता है, 0.5 ml होता है टीटी का। अब हम पढ़ेंगे कौन से वर्ष के लिए, आप पढ़ेंगे मेरे ख्याल से 16 वर्ष के लिए पढ़ेंगे। 16 वर्ष के लिए ये लास्ट है, 16 वर्ष के बच्चे, 16 वर्ष के बच्चे। अब इसमें क्या करेंगे, सारा टीका तो उसको लग गया, फिर अब क्या करेंगे, टीटी का सेकंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टीटी सेकंड लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, टीटी सेकंड लगाएंगे। कितना है, रूट क्या है, आयम, रूट क्या है, रूट आयम है। डोज क्या है, 0.5 ml है। डोज क्या है, 0.5 ml है। टीटी फर्स्ट लग गया, टीटी सेकंड लगा दिया। ठीक है, आयम मार्क में लगाया, कितना लगाया, 0.5 ml लगाया। ठीक है, इसके बाद हम, अब बच्चा का तो भैया पढ़ लिया, लेकिन माता जी का तो पढ़ ले। अगर माता जी का नहीं पढ़ेंगे तो माता जी नाराज हो जाएंगी कि सारा काम तो हमारा ही है, हमारे बारे में तुमने पढ़ा ही नहीं, बताया ही नहीं, हमारे बारे में तुमने बताया नहीं कि हमारा कौन कौन सा इंजेक्शन लगेगा। तो उसके लिए माता जी के लिए होता है एंटीनेटल केयर। क्या होता है, ANC यानी कि एंटीनेटल केयर। थोड़ा अच्छा से लिख देती हूँ, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर का मतलब होता है प्रसव पूर्व जांचे वो होता है जब जांच करवाते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं एंटीनेटल केयर का मतलब होता है देखभाल। इसको आप हटा ही दो क्योंकि हम यहाँ जांच नहीं करवा रहे। ठीक है, उसका देखभाल कर रहे। एंटीनेटल केयर के अंदर सभी गर्भवती महिलाएं आ जाएगी। प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव पूर्व देखभाल में क्या है, पहला एंटीनेटल विजिट वो कब करेगी महिला, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट करेगी। इसमें एंटीनेटल विजिट, तो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट कब करेगी, मैंने पढ़ाया था आपको प्री-एक्लेम्सिया में, ट्राइमेस्टर पढ़ाया था। ट्राइमेस्टर पता है, मैं आइए बता देती हूँ थोड़ा सा। 0 से लेके 3 मंथ के महीने को क्या कहेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर 3 से लेके 6 माह को क्या कहेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर कहेंगे, सेकेंड। और 6 से लेके 9 माह को क्या कहेंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर कहेंगे।
थर्ड ट्राइमेस्टर कहेंगे। तो ट्राइमेस्टर समझ में आया। ट्राइमेस्टर मैंने इसलिए अभी आपको याद दिलाया क्योंकि ट्राइमेस्टर अभी आने वाला है। तो पहला विजिट महिला कब करेगी? पहला विजिट महिला करेगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट विजिट फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब करेगी? फर्स्ट विजिट कब करेगी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करेगी। और दूसरा विजिट कब करेगी? दूसरा विजिट क्या करेगी? 4 से 6 महीना, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर कह सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना था मुझे। सेकेंड विजिट कब करेगी? 4 से 6 माह में करेगी। वही, यानी कि आप कह सकते, मोटा मोटा कह सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में करेगी। इसके बाद में अब क्या करेगी? अब तीसरा विजिट कब करेगी? तीसरा विजिट थर्ड विजिट यानी थर्ड विजिट क्या करेगी? कब करेगी वो? क्या बोलते हैं, 4 से 6 माह हो गया, 7 से 8वां महीना में करेगी वो। 7 से 8वां महीना में करेगी। इसके बाद और कब करेगी? चौथा विजिट कब करेगी वो? फोर्थ विजिट कब करेगी? 9 माह में करेगी। अब ये विजिट जो आप सुन रहे हैं ना, तो आप बोर हो रहे होंगे कि ये विजिट होता क्या है, विजिट कहाँ करेगी भैया, वो कहीं विजिट करने का जगह तो बताओ। वो हॉस्पिटल में करेगी। कहाँ करेगी विजिट? वो हॉस्पिटल में करेगी। कहाँ विजिट करेगी? कहाँ विजिट यानी कि जाना। कहाँ जाएगी? हॉस्पिटल में जाएगी। क्यों जाएगी? एंटीनेटल चेकअप के लिए जाएगी। ठीक है, किस लिए जाएगी? ताकि ये देखेगी कि हमारे बच्चा और हम सुरक्षित हैं या नहीं है। और नहीं है तो फिर क्या होता है, महिला को टीटी का टीका भी लगाया जाता है। महिला को क्या करते हैं? टीटी का टीका भी लगाते हैं हम लोग। जैसे ये आप एक बार स्क्रीनशॉट पे क्या करेगी? वो फर्स्ट विजिट कब करेगी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करेगी। सेकंड विजिट कब करेगी? 4 से 6 महीने यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में करेगी। हॉस्पिटल में जाएगी अपना चेकअप करवाने। थर्ड विजिट कब करेगी? 7 से 8 माह में करेगी। वो अपने हॉस्पिटल जाएगी चेकअप करवाने। फोर्थ विजिट कब करेगी? 9 माह में जाएगी वो अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा थोड़ी सी एक चीज बताती हूँ, इसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, जैसे ही महिला को पता चल गया, क्या प्रेग्नेंट है, क्या है प्रेग्नेंट है, तो क्या करेगी? उसको क्या करेगी? टीका लगा देगी। क्या लगाएगी? टीटी का टीका लगाएगी। प्रेग्नेंट लेडी को जैसे ही पता चलने पे क्या करेगी? फर्स्ट टीटी डोज लगाएगी 0.5 ml IM-MARC। पता है, अभी पढ़ाया था मैंने, बच्चों के लिए पढ़ाया था। ये उसके माओ के लिए है। माँ का अध्ययन करना बहुत जरूरी है भैया, है कि नहीं? ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे? टीटी लगाएंगे। इसका 1 महीना बाद, जैसे हमने टीटी का टीका लगा दिया, गर्भवती महिला को पता चल गया कि वो गर्भवती है, टीटी का टीका लगा दिया, तो उसका 1 महीना बाद में, कितने? 1 माह बाद टीका लगने के 1 माह बाद में क्या करेंगे? टीटी का सेकेंड डोज लगा देंगे। महिला को क्या करेंगे? टीटी का सेकेंड डोज लगा देंगे। इसके बाद हो गया, कहानी खत्म। अब महिला को टीका वीका लगना नहीं है। अब जैसे ही इसको मैं मिटा देती हूँ, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जैसे महिला 3 माह पार करती है, तब क्या करते हैं? उसको आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड की टैबलेट देना शुरू कर देते हैं। अब देखो, आयरन को हम क्यों देते हैं? आयरन की गोलियां देने की क्या जरूरत भैया? शरीर के अंदर कोई शरीर बन रहा है, अगर इंसान के अंदर इंसान बन रहा है तो उसको तो ब्लड चाहिए ना बनने के लिए। वो कैसे बनेगा? पानी से तो सिर्फ बन नहीं जाएगा। ठीक है,
तो क्या होगा, तो इसलिए उसको आयरन की जरूरत होती है। आयरन की रिक्वायर्ड क्या होती है, प्रेगनेंसी में डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम की भी जरूरत होती है। मान लो आपने हड्डी पसली सब लगा के एगो बच्चा बनाएगी, तो उसको तो भैया चाहिए ना, नहीं तो उसके मांसपेशियों में दर्द होगा, उसको चिड़चिड़ापन रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगा। ठीक है, और ज्यादा भी कैल्शियम का सेवन नहीं कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ज्यादा कैल्शियम का सेवन कर लेने से पथरी बन जाएगा, स्टोन बन जाएगा। ठीक है, कब्ज रहने लगेगा, लेटरिन नहीं होगा रोज, कब्ज का मतलब। ठीक है, तो अब भैया कितना लेना चाहिए कैल्शियम, 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन, और वो भी 4 बार में लेना चाहिए, एक बार में नहीं, वो भी 4 बार में बांट के लेना चाहिए। 4 बार बांट के मतलब ये थोड़ा कैल्शियम लिया खा लिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्या करना, खाना में कैल्शियम युक्त आहार लेनी है, कैल्शियम युक्त आहार लेनी है। कितनी बार, 4 बार, वो भी क्या, आराम आराम से, ये नहीं धकेल रहे हैं मार, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की गोलियां भी क्या करती है, हमारी ब्लड का निर्माण करने में सहायक करती है। ठीक है, तो यहीं पे आज का टॉपिक समाप्त हुआ। आप लोग बताइएगा कैसा रहा कैसा नहीं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर तो हूँ नहीं। ठीक है, कोई गलती होगा उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ, और कोई सुधार करनी है तो उसके लिए भी बताइए। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगा क्लास तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर आपको बुरा लगा, कुछ सुधार करनी है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं।